हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए समास के बारे में पढ़ाऊंगा। हम इस वीडियो में जानेंगे समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं और परीक्षा में यदि आपके सामने उदाहरण दिया जाएगा तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि उसमें कौन सा समास है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, समास हिंदी व्याकरण का अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है समास, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में अच्छे से जान लेंगे। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही आराम से इस वीडियो में समझाऊंगा। आज के बाद आपसे समास के प्रश्न कभी भी परीक्षा में गलत नहीं होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करें समास की परिभाषा। समास की परिभाषा दें तो समास किसे कहते हैं? संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। यदि आपके लिए एक शब्द में इसका आंसर देना है, इसकी परिभाषा बताना है समास की, तो आप कहेंगे कि संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण क्या होता है? संक्षेप करना, संक्षेप यानी छोटा करना। समास देखिए क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर एक छोटा शब्द बना लेता है। यानी कि समास दो या दो से अधिक पदों को संक्षेप यानी कि छोटा करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि समास किसे कहते हैं। एक ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से का होगा कि संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। तीन अदर ऑप्शन होंगे, तो आप बता देंगे कि हमारा आंसर कौन सा होगा? संक्षिप्तीकरण, यानी कि संक्षेप करने की प्रक्रिया हमारी समास कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए समझ में आ गई होगी इसकी डेफिनेशन। अब प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, समास के प्रकार पूछे जाते हैं। तो समास के प्रकार आप याद रखिए, समास के 6 प्रकार होते हैं। एक प्रश्न यहाँ से अवश्य पूछ लिया जाता है। हम सभी 6 प्रकार के समासों का नाम जानते हैं और उनके अंदर डिटेल में फिर पढ़ेंगे। पहला समास होगा हमारा द्विगु समास। देखिए, हम समास को आगे पीछे लिख सकते हैं। द्विगु समास पहला हो गया हमारा द्विगु समास। दूसरा प्रकार होगा हमारा कौन सा? द्वंद्व समास। दूसरा द्वंद्व समास। और तीसरा कौन सा होगा हमारा? तीसरा होगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अब चौथा देखिए, चौथा कौन सा होगा? कर्मधाराय। चौथा हम कोई सा भी ले सकते हैं, तत्पुरुष पहले लिख लें। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। पांचवा कर्मधाराय। कर्मधाराय समास। कर्मधाराय समास। और अंतिम कौन सा होगा इसका? अंतिम होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अंतिम होगा छठा हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, देखिए कल मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन यहीं तक वो रिकॉर्ड होकर वीडियो रुक गई थी, जिसी कारण आपके लिए वो वीडियो छोटी मिल पाई है। तो डिटेल वीडियो आज आपके लिए मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पे 6 इनाम आपके सामने हो गए। तो इतना तो हमें याद रखना ही है कि समास के 6 प्रकार होते हैं और 6 के नाम आपके सामने हैं। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा कि समास का इनमें से कौन सा एक प्रकार है, यानी कि ऑप्शन में एक नाम इनमें से मिलेगा, 3 अदर मिलेंगे। तो आपके लिए नाम याद होना चाहिए। इसका अपोजिट भी पूछ लिया जाएगा परीक्षा में। वो कैसा पूछेगा कि इनमें से 3 समास दे दिए जाएंगे और पूछेगा इनमें से एक समास का प्रकार कौन सा नहीं है। तो चौथा जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी कि आपको कुल मिलाकर 6 इनाम अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, हम इनके बारे में अंदर डिटेल में पढ़ते हैं, इसके सभी के अंदर। तो चलिए हम इसको मैं हटा देता हूं। अब पहला हम द्विगु समास को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए इनको आप परीक्षा में कैसे पहचानेंगे वो अभी आप सीख जाएंगे। पहला है हमारा कौन सा? द्विगु समास। देखिए, इसको पहचानने की बहुत ही सिंपल तरीका है या परिभाषा का है इसकी। द्विगु समास, द्विगु समास में हम देखेंगे कि जो पूर्व पद होगा, समास 2 पदों से मिलकर बना होगा, तो पूर्व पद आपके लिए संख्यावाचक होना चाहिए। पूर्व पद आपका कैसा होना चाहिए? संख्यावाचक। पूर्व पद आपका संख्यावाचक दिखाई दे तो वहां पर आप बताएंगे कि उस उदाहरण में हमारा द्विगु समास होगा। जैसे कि इसको उदाहरण से देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर समझ में जाएगा। द्विगु समास के हम उदाहरण देखें तो जैसे कि हम पहला उदाहरण देखें, नवरत्न।
तो देखिए इस उदाहरण में देखिए नवरत्न, तो नव और रत्न दो शब्दों से मिलकर बना है नवरत्न। तो पहला हमारा जो पूर्व पद है नव, नव यानी कि संख्या को दर्शा रहा है, नव यानी कि 9, ठीक है। तो इस उदाहरण को देखकर ही हम टिक कर देंगे कि इसमें द्विगु समास है। लेकिन इनका विग्रह भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि इनका विग्रह किस प्रकार से होगा। तो द्विगु समास में विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा इसका 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। तो द्विगु समास में इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। विग्रह भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हम दूसरा उदाहरण देखें तो देखिए और उदाहरण देख लेते हैं। सप्तद्वीप, सप्तद्वीप। तो दोस्तों सप्तद्वीप में आप देखें, इसमें देखिए सप्त पहला और दूसरा द्वीप। तो पहला जो पद सप्त यानी कि संख्या को दर्शा रहा है, संख्यावाचक है, पूर्व पद 7 को दर्शा रहा है। तो इस उदाहरण में हम बताएंगे द्विगु समास। इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा 7 द्वीपों का समूह, 7 द्वीपों का समूह, ठीक है। अब आपके लिए द्विगु समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक उदाहरण और देख लीजिए जल्दी से। त्रिभुवन, त्रिभुवन। तो त्रिभुवन में आप देखें त्रि और भुवन से मिलकर बना है। तो पूर्व पद त्रि कैसा संख्यावाचक है, तो इसमें कौन सा होगा? द्विगु समास। त्रिभुवन यानी कि 3 भवनों का या भुवनों का समूह, 3 भवनों का समूह, 3 भवनों का समूह, ठीक है। दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा हमारा द्विगु समास। अब इसको आप पहचानने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसको आप इजीली पहचान पाएंगे। तो चलिए अब हम इसका दूसरा प्रकार देख लेते हैं। दूसरा हमारा कौन सा था? हमने यहाँ पे द्वंद्व समास को दूसरा लिखा है, आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए दूसरा है हमारा कौन सा? द्वंद्व समास। मैं आज आपके लिए बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से समास को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैं हिंदी व्याकरण कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। अब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, चैप्टर वाइज हिंदी व्याकरण कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। द्वंद्व समास देखिए इसको पहचानना क्लियर, यहीं से सिंपल हो जाता है। द्वंद्व यानी यहाँ पे दुआ और दुआ दिख रहा है, यहाँ पे इसका मतलब क्या? 2 समान दिख रहे हैं वर्ण इसमें। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, उत्तर पद यानी कि बाद का, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होंगे? समान होंगे। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद कैसे होंगे? समान होंगे, इसमें समानता होगी। या फिर इसमें एक पहचान और है, इसमें योजक चिन्ह लगा होगा। योजक चिन्ह इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद हमेशा समान होंगे। और इसकी एक पहचान और है, इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा होता है द्वंद्व समास के उदाहरण में। तो आप आसानी से इसको पहचान पाएंगे। जैसे कि हम इसमें देखें, जैसे कि माता पिता, माता पिता। तो इसमें देखिए माता और पिता, पूर्व पद माता और उत्तर पद पिता है। तो दोनों अर्थ की दृष्टि से देखें समान अर्थ रखते हैं माता और पिता। तो माता पिता, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान अर्थ रखे तो वो उदाहरण हमारा द्वंद्व समास का होगा, ठीक है। इसका देखिए एक पहचान और है, इसमें बीच में क्या आ रहा है? योजक चिन्ह आ रहा है। तो दोनों पहचान आपके लिए मैंने बता दी। इसका विग्रह कैसे होगा? इसमें देखिए द्वंद्व समास में विग्रह होता है हमेशा माता और पिता, इसमें और आ जाता है बीच में, और पिता, और आ जाएगा, एवं आ जाएगा, ये आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। इसका दूसरा भाई बहन, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए इसका क्या होगा? भाई बहन। तो इसमें देखिए बीच में आप देखें योजक चिन्ह भी लगा है और इसके हम देखें अर्थ की दृष्टि से भाई और बहन दोनों का बराबर अर्थ निकलता है, ठीक है। भाई बहन में कौन सा होगा? द्वंद्व समास। इसका विग्रह कैसा होगा? भाई और बहन, बीच में इसमें और आ जाएगा, और बहन। देखिए भाई और बहन, ठीक है। इसमें कौन सा होगा? द्वंद्व समास। एक उदाहरण और देख लीजिए इसमें, जैसे कि यहाँ पे पाप पुण्य। तो पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अर्थ की दृष्टि से समान महत्व रखते हैं, दोनों का बराबर महत्व है। पाप पुण्य,
बीच में योजक चिन्ह भी लगा है, तो इसका विग्रह करेंगे पाप और पुण्य। ठीक है, पाप और पुण्य। तो अब इसको भी आसानी से पहचान लेंगे, द्वंद्व समास के बारे में भी सीख गए होंगे। तो चलिए हम इसका तीसरा प्रकार देखते हैं। द्वंद्व समास भी आप आसानी से परीक्षा में पहचान पाएंगे। इसी प्रकार से आज आप इस वीडियो में जो सभी 6 प्रकार हैं उनको अच्छे से पहचानना सीख जाएंगे। तीसरा देखिए, तीसरा हमने कौन सा लिखा था यहाँ पे, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। देखिए अव्ययीभाव समास को कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अव्यय यहाँ से क्लियर हो जाता है। अव्यय यानी कि इसमें क्या होगा, पूर्व पद अव्यय होगा। पूर्व पद क्या होगा इसमें, अव्यय। पूर्व पद क्या होगा, अव्यय। अव्यय क्या होता है, जिसका व्यय ना हो, जिसमें किसी प्रकार का विकार ना हो। इसको भी मैं कंप्लीट, इस टॉपिक को हम सेपरेट भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपके लिए अव्यय फिर से यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। अव्यय क्या होते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में देख लीजिए। जैसे यथा, यथा क्या है, अव्यय है। किसी भी शब्द में इसको जोड़ दे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यथा यथा ही रहेगा। यथा, आ, प्रति, अनु, है ना, ये क्या है, सब हमारे अव्यय हैं। इस प्रकार से और आदि मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे अव्यय बता दिए हैं, बाकी बहुत सारे होते हैं, वो आप सेपरेट वीडियोस के माध्यम से भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप हिंदी व्याकरण को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। अव्ययीभाव समास में हमने कहा कि इसमें पूर्व पद कैसा होगा, अव्यय होगा, यानी पहला पद इसमें अव्यय होगा, इसकी पहचान है। तो इसके उदाहरण देखिए, जैसे कि इसका उदाहरण देखें, यथा स्थान। यथा स्थान, तो आपने देखा यथा और स्थान से मिलकर बना है। तो यथा जो पूर्व पद है अव्यय है, तो इसमें बताएंगे उस उदाहरण में हमारा कौन सा होगा, अव्ययीभाव समास होगा। इसका विग्रह कैसा होगा, देखिए यथा स्थान यानी स्थान के अनुसार। विग्रह भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, स्थान के अनुसार। तो विग्रह को भी आप याद रखें, परीक्षा में ऐसा ही पूछ लिया जाता है, यथा स्थान का विग्रह कैसे होगा। तो आप देखेंगे यथा स्थान हम अव्ययीभाव समास के अंदर आता है, और इसमें हम इस प्रकार से इसका विग्रह करते हैं। दूसरा उदाहरण देखें, तो दूसरा उदाहरण देख लीजिए, आजीवन। तो हमने देखा आजीवन आ और जीवन से मिलकर बना है। तो आ यहाँ पे क्या है, अव्यय है। तो अव्यय है तो अव्ययीभाव समास के अंदर आएगा। इसका विग्रह करेंगे तो आजीवन यानी कि जीवन भर। जीवन भर इसका विग्रह होगा। एक उदाहरण और देख लीजिए, इसमें एक उदाहरण और देखें हम, जैसे कि प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन, देखिए इसमें प्रति और दिन। तो प्रति जो पूर्व पद है कैसा है, अव्यय है। प्रति क्या है, अव्यय है, तो इसमें अव्ययीभाव समास होगा। प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, इसका विग्रह कैसा होगा, प्रत्येक दिन। ठीक है दोस्तों, आप तीसरा प्रकार भी सीख गए होंगे अव्ययीभाव समास का। तो चलिए हम चौथा प्रकार सीख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रकार सीख गए, अब चौथा प्रकार भी आप बड़ी ही आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं सेकंड बार आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। एक बार पूरी वीडियो खराब हो चुकी है, लेकिन मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब कौन सा पढ़ेंगे हम, इसका चौथा प्रकार। चौथा कौन सा लिखा था हमने यहाँ पे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब देखिए दोस्तों, इसको भी पहचानना बहुत ज़्यादा सिंपल है। तत्पुरुष समास में आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा उदाहरण होगा उसमें कारकों का लोप होगा। कारकों का या कारक चिन्ह का, कारकों का लोप। ठीक है, कारकों का इसमें लोप होता है। कारक क्या होते हैं, इसमें अधिक कारक हमारा सेपरेट टॉपिक है, इसको भी हम सेपरेट पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपके शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध काकी के, रारी रे, इस प्रकार से ना, अधिकरण में, पर, संबोधन हे रे अहो इत्यादि, ये हमारे कारक होते हैं। मैंने आपके लिए शॉर्ट में बता दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, जैसे कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, ने। कर्म का को, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, इस प्रकार से, अधिकरण में, पर, है ना,
और हमारा संबोधन होता है हे रे अहो इत्यादि है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। तो तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए आपको मालूम होना चाहिए हमारे कारक होते हैं और तत्पुरुष समास के उदाहरण में इनका लोप होता है। जैसे कि उदाहरण से देखिए, उदाहरण से देखें, जैसे कि हमने पहला उदाहरण देखें इसमें मतदाता। तो देखिए मतदाता, यदि हम पिछले तीनों उदाहरण के माध्यम से देखें तो मतदाता उदाहरण आपका तीनों को उदाहरण में नहीं होगा, क्योंकि द्विगु में संख्यावाचक नहीं है, दोनों में दोनों बराबर नहीं है, मत और दाता से मिलकर बना है ना। अव्ययी भाव में मत अव्यय नहीं है, तो बचा हमारा अभी तत्पुरुष। तो तत्पुरुष के अंदर हमें मालूम होना चाहिए कारकों का लोप होता है। इसका विग्रह करेंगे मतदाता यानी कि मत को देने वाला, मत को देने वाला। तत्पुरुष का विग्रह करिए, इसका बता पाएंगे। मत को देने वाला, तो यहाँ पे को कारक चिन्ह का लोप है। को क्या कारक चिन्ह, तो मतदाता उदाहरण में हमने देखा को कारक चिन्ह का लोप है, तो इसमें हम बताएंगे तत्पुरुष समास है। दूसरा देख लीजिए युद्ध भूमि, युद्ध भूमि। तो युद्ध भूमि देखें, युद्ध और भूमि से मिलकर बना है, इसका विग्रह करें। युद्ध भूमि क्या होती है, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि, जहाँ पर युद्ध होता है, युद्ध के लिए भूमि। तो इसमें देखें हम के लिए कारक चिन्ह का इसमें लोप है युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि के विग्रह करा युद्ध के लिए भूमि, इसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप है, तो इसमें भी हम बताएंगे कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जैसे कि एक और देखिए, एक हथकड़ी, एक उदाहरण और देखिए इसमें हथकड़ी। तो हथकड़ी देखिए, हथकड़ी क्या होती है, हाथ के लिए कड़ी, यानी कि जो हाथ में लगाते हैं वो हथकड़ी कहलाती है। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी क्या होगी, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, हथकड़ी, हथकड़ी इस प्रकार से आएगा, डमरू वाल, हथकड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे के लिए कारक चिन्ह का लोप है हथकड़ी में, हथकड़ी के लिए कारक चिन्ह का इसमें लोप है, तो आप इसमें कौन सा बताएंगे, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तत्पुरुष को भी आप पहचानना सीख गए। अब अगला हम देखते हैं पांचवा, कर्मधारय समास। दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो जैसे ही एंड होती है तो वीडियो को आप शेयर कर दें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। अगला देखिए हमारा पांचवा कौन सा है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास को कैसे पहचान लेंगे, इसको पहचानना भी काफी सिंपल होता है। कर्मधारय समास में आप देखेंगे कि जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद यानी कि पहला पद, पहला पद कैसा होगा, विशेषण होगा। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है। और उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद, उत्तर पद कैसा होगा, विशेष से होगा। विशेष से क्या होता है, जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष से कहते हैं। ठीक है, विशेषण विशेष, देखिए सेपरेट टॉपिक भी है हिंदी व्याकरण में विशेषण, इसको भी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, विशेषण के प्रकार वगैरह। लेकिन हम कर्मधारय समास को पहचानेंगे, इसमें पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष से होगा। विशेषण मतलब विशेषता बताएगा। उदाहरण से समझिए, जैसे इसका उदाहरण देखें, पहला उदाहरण देखिए काली मिर्च। जैसे कि हमने इसका एक उदाहरण लिखा, काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च। तो यहाँ पे देखिए काली और मिर्च, तो पहला जो पद है पूर्व पद वो कैसा है, काली, और उत्तर पद मिर्च। तो काली क्या बता रहा है, मिर्च की विशेषता बता रहा है, यानी काली यहाँ पे क्या विशेषण है और मिर्च यहाँ पे विशेष, यानी मिर्च की विशेषता बता रहा है कि मिर्च कैसी है, काली है। तो जिसकी विशेषता बताए वो विशेष और जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण। तो काली यहाँ पे क्या बता रहा है, इसका विशेषण बता रहा है। तो काली मिर्च उदाहरण में हम कर्मधारय समास लगाएंगे। इसका विग्रह होगा, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। अब देखिए दोस्तों, काली है जो मिर्च। ठीक है, तो पहला इसने विशेषण बता दिया और मिर्च विशेष है, तो इसमें उदाहरण हम लगाएंगे कर्मधारय समास। दूसरा देखिए काली मिर्च। अब दूसरा उदाहरण लिखे हम, नील कमल। नील कमल, तो नील और कमल, तो यानी कि नीला है जो कमल। तो यहाँ पे नीला क्या बता रहा है, कमल की विशेषता बता रहा है। तो नीला यहाँ पे क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, यहाँ पे विशेष है। तो इसके विग्रह होगा, नीला है जो कमल।
नीला है जो कमल। तो यहाँ पे कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो यहाँ पे पहला पद कैसा है, विशेषण है, और कमल यहाँ पे क्या है, विशेष है। तो इस उदाहरण में हमारा कर्मधारय समास होगा। तीसरा उदाहरण देख लीजिए। तीसरा उदाहरण जैसे कि चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी का हम देखें, चंद्रमुखी देखिए चंद्र और मुखी, तो चंद्र और मुखी यानी कि चंद्र के समान मुख वाली, इसका विग्रह करें तो कैसा होगा, चंद्र के समान मुख वाली, मुख वाली। तो यहाँ पे देखिए चंद्र क्या है, विशेषण है मुख्य की, मुख्य यहाँ पे विशेष है, यानी कि चंद्र के समान मुख वाली, यानी यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं कि उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो चंद्र यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण हो गया, और मुख क्या हो गया, विशेष हो गया। तो चंद्रमुखी में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। दोस्तों आप इसको पहचानना सीख गए हो कर्मधारय को। अब अगला और अंतिम इसका देखते हैं प्रकार कौन सा है, बहुव्रीहि समास। तो 5 प्रकार को आप अच्छे सीख गए हैं, तो छठा भी आप बहुत अच्छे सीख पाएंगे। छठा देखिए क्या है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। दोस्तों बहुव्रीहि समास को हम कैसे पहचानेंगे, इसकी विशेषता होती है कि जब दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे या फिर हम कहें विशेष अर्थ का बोध हो, किसी तीसरे या विशेष अर्थ का जहां बोध हो, तीसरे या विशेष अर्थ का बोध हो, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इतने समझे, तीसरे या विशेष अर्थ का बोध हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि उदाहरण से समझिए, अभी आपको समझ में जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा, पहला हम यहाँ पे उदाहरण ले लें, जैसे कि बात करें नीलकंठ। नीलकंठ, तो नीलकंठ देखिए यहाँ पे नील और कंठ, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कंठ की विशेषता क्या है, नीला है, जबकि वो गलत हो जाएगा। आप कर्मधारय इसको लगा सकते हैं, कंफ्यूजन होगा। कभी इस प्रकार से उदाहरण एक ऑप्शन में या एक प्रश्न में नहीं पूछे जाएंगे। नीलकंठ, देखिए नीलकंठ कहने से आपके लिए किसका बोध हो रहा है, नीलकंठ किसको कहा जाता है, नीला और कंठ से मिलकर बना है, लेकिन इसका अर्थ विशेष हो रहा है, किसी तीसरे का बोध हो रहा है। यहाँ पे नीलकंठ शिव जी को कहते हैं, यानी कि इसका विग्रह होगा नीला है कंठ जिनका, कंठ जिनका, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, नीलकंठ किसका है, शिव जी का। विष शिव जी नहीं पिया था ना, इसलिए नीलकंठ हो गया था, शिव जी। तो नीलकंठ है जिसका अर्थात शिव जी। तो नीलकंठ कहने से यानी 2 पद मिल रहा है, नीला और कंठ, लेकिन अर्थ इसका विशेष निकल रहा है तीसरा, तो इसमें हमारा बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, जब भी किसी विशेष या तीसरा अर्थ निकले तो आप यहाँ लगाएंगे बहुव्रीहि समास। जैसे कि हम दूसरा उदाहरण लिखें, लंबोदर। लंबोदर किसे कहते हैं, लंबोदर सभी के लिए मालूम होगा, गणेश जी के लिए कहते हैं। तो लंबा और उदर से मिलकर बना है लंबोदर। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा है गणेश जी के बारे में, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा, यानी कि इसका विग्रह करें, लंबा है उदर जिनका, उदर यानी कि पेट होता है, उदर जिनका, अर्थात किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे गणेश जी के बारे में बात हो रही है, गणेश जी। ठीक है, सभी के प्यारे होते हैं गणेश जी। अब इसका एक उदाहरण और देख लें हम, एक उदाहरण और कौन सा ले लें हम, यहाँ पे कोई सा भी ले लें। जैसे कि मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, मुरलीधर, मुरलीधर किसे कहा जाता है, देखिए इसका विग्रह होगा मुरली को धारण करता है जो, आप अपने से कर लीजिएगा, मैं फिर से बोल देता हूँ, मुरली को धारण करता है जो। तो मुरलीधर, मुरली को कौन धारण करता है, इसका आंसर सभी मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे ना। तो यहाँ पे किसी तीसरे का अर्थ का बोध होगा, तो यहाँ पे भी कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। तो मुरलीधर किसका अर्थ होता है, किसे कहा जाता है, आप नीचे सभी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए समास को कंप्लीट पढ़ा दिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे हिंदी व्याकरण के नेक्स्ट टॉपिक के साथ वीडियो बनाएंगे, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा।
और हिंदी व्याकरण को कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पर लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाके आप हिंदी व्याकरण कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।